अपने फर्स्ट पैनल की शुरुआत अब करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर अनिल कुमार, डायरेक्टर नोटो, टू कम अप ऑन द स्टेज. डॉक्टर एम बाजपेयी, डीन एम्स दिल्ली एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड ऑनररी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. Dr. Manoj Jha, Additional Medical Superintendent, RML Hospital, to come upon the stage. और जैसा कि मैंने कहा कि कार्यक्रम में हम आगे बढ़े और एंकर्स की एक अलग सी बड़ी आदत होती है, हमें वाहवाही सुनने की बहुत आदत होती है. और किसी ने कहा है कि जब भी एंकर स्टेज पर होते हैं या स्क्रीन पर होते हैं उन्हें तारीफ बहुत पसंद होती है. और मैं चाहूंगी कि मेरी तारीफ, हमारे जो कलीग हैं उनकी तारीफ के साथ साथ जो लोग इस वक्त स्टेज पर विराजमान हैं उनकी आप तारीफ कीजिए. इसलिए तारीफ कीजिए क्योंकि स्वास्थ्य के माध्यम से और स्वास्थ्य की सफलता में इनका एक बहुत अहम योगदान है. उत्कृष्ट सेवाएं आप सभी दे रहे हैं. आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 के इस इनिशिएटिव में. और तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए. एक एक करके मैं सवालों की शुरुआत करती हूं क्योंकि मेरे पास एक लंबी फहरिस्त है सवालों की और मुझे लगता है वक्त कम पड़ जाएगा. सबसे पहले डॉक्टर अनिल कुमार, सवाल आपसे ही. आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रहा है? और एक पत्रकार होने के नाते एक सवाल मेरा हमेशा होता है और वो ये कि महिलाओं और साथ में उन लोगों को जो इस पूरे माध्यम से और स्वास्थ्य के माध्यम में जो काम कर रहे हैं, आप उनके जीवन को आसान बनाने के लिए क्या कुछ करते हैं? नमस्कार. हमारा ऑर्गेनाइजेशन, मैं डायरेक्टर नेशनल. सर आपको माइक लेना. मैं डायरेक्टर नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन में हूँ के पद पर अभी कार्यरत हूँ. और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अंग दान और उस अंग प्रत्यारोपण, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट, उन दोनों को बढ़ाने के लिए देश में कार्यरत है. क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश में अंग दान, अंग से जो फेलियर से जो पीड़ित लोग हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. और हम अपने जो कार्यक्रम चला रहे हैं उसमें अंग की विफलता से बचना भी एक बड़ा एक उसमें स्ट्रेटेजी रहती है कि हम अपने जीवन शैली को ऐसी अपनाएं कि अंग फेल ही ना हो पाए. तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल एक इस तरह से अपनाने, और जो हमारे जैसे शुगर हो जाती है जिसको डायबिटीज बोलते हैं डॉक्टरी भाषा में, और हाइपरटेंशन हो जाती है जिससे कि किडनी फेलियर बहुत ज्यादा हो जाते हैं. इसी तरह से हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इस तरह के जिनसे लिवर फेलियर हो जाते हैं. तो इन सब बीमारियों की टाइम से जांच करवा करके टाइम से इनको कंट्रोल कर लेना, तो ये बहुत जरूरी है कि हम अंग फेलियर से भी बचें. और फिर भी जिन लोगों के अंग फेल हो जा रहे हैं तो उनको अंगदान से जो अंगदान जो हो रहा है, हम अंगदान को बढ़ाने का एक कार्य जो कर रहे हैं. और जो सरकारी क्षेत्र के अस्पताल हैं उनमें अंग प्रत्यारोपण की सुविधाएं बढ़ाने का ये कार्यक्रम कर रहे हैं. तो एक पूरा एक नेटवर्क के सिस्टम काम कर रहा है. और हमारा जो मेन मकसद ये है कि एक सिस्टम के थ्रू हम अंग को जो जरूरतमंद तक, जिनको भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत है, उन तक की पूर्ति करा पाए, उन तक पहुंचा पाए. जी मिस्टर बाजपेयी, अगला सवाल मेरा आपसे है. मुझे लगता है कि भारत में गांव-गांव तक या शहरों तक जब भी किसी की तबीयत बिगड़ती है और हालात बहुत खराब हो जाते हैं तो सबके जहन में एक ही जगह आती है, वो है एम्स. एम्स स्वास्थ्य की सुविधाओं को कैसे आसान बना रहा है? क्योंकि बड़ा मुश्किल है. लोग, हम तो पत्रकार हैं, हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी रीच बहुत होती है तो लोग कहते हैं कि एम्स तक का नंबर लगा दो. ये नंबर कैसे आसान हो पाए, इसके लिए एम्स क्या कर रहा है? थैंक यू वेरी मच. मैं 2 पद अभी देख रहा हूँ. और एक तो ये है कि मैं पीडियाट्रिक सर्जन खुद हूँ और डीन एकेडमिक्स हूँ. और दूसरा, मैं एडिशनल चार्ज हमारे पास है नेशनल बोर्ड, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड का, जो कि नीट की परीक्षा कराता है मेडिकल एजुकेशन के लिए. तो मैं दोनों चीज़ बताऊंगा. चिकित्सा और मेडिकल एजुकेशन में कैसे पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलिस्ट बने, 2 चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा. पहला प्रश्न आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के बारे में है. तो 70 ईयर्स पुरानी संस्था हो चुकी है और इसने अपने मापदंड ऑलरेडी स्थापित करें जैसा आपने कहा. तो इस समय हमारे पास हमारा मेन जो ट्रिनिटी ऑफ मिशन 3 चीज़ों से के लिए शुरू हुआ था इंस्टीट्यूट. एक ये थी कि टीचिंग और एजुकेशन, दूसरा था रिसर्च और थर्ड था सर्विस.
सर्विस जो अस्पताल में मरीज देखने आते हैं, तीनों चीजें एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती हैं। लेकिन हमारा चूंकि पब्लिक फंडेड हॉस्पिटल था और वर्क कल्चर इतना अच्छा था, जिस जमाने में शुरू हुआ उस समय हम लोग बड़ा देशभक्ति अभी भी है, तब भी थी, तो उसको बहुत आगे ले गए और लोगों ने बहुत डेडिकेशन से पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया। पब्लिक फंडेड होने की वजह से $1 से भी कम पैसे में पूरा इलाज वर्ल्ड क्लास होना, जिसमें खाना भी शामिल है, ऑब्वियसली हमारी कंट्री के लिए बहुत सूट कर रहा था। मरीज खूब आते थे, हम लोग बहुत सीखे और मरीजों को इलाज भी सबसे अच्छा किया। उसकी वजह से हमारी सर्विस का जो कंपोनेंट है बहुत बड़ा हो गया और वो जोर डालने लगा हमारी एजुकेशन ट्रेनिंग पे और रिसर्च पे। हालांकि हमने उसको कम नहीं होने दिया, हम अब लगातार नंबर 1 रैंक पे चले आ रहे हैं, अभी रिसेंट रैंकिंग में नंबर 1 है। बट जो आपका प्रश्न है बहुत प्रैक्टिकल है, जिसको देखते हुए, क्योंकि भीड़ होती है, पेशेंट आना चाहता है, अच्छा इलाज कम पैसे में भी होता है और अच्छा भी होता है, तो उसको रेसिप्रोकेट करने के लिए हमारी सरकार ने नए नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट लाइक इंस्टीट्यूशन पूरी कंट्री में बनाए। 8 से 10 इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी चालू हो चुके हैं, टोटल 22 पाइपलाइन में हैं और इनको कहीं ना कहीं हम लोग हैंड होल्ड करते हैं। तो बेसिक आइडिया यही है कि पेशेंट दिल्ली आना चाहता है क्योंकि पुराना स्थापित इंस्टीट्यूट है, बट हम लोग अक्सर गाइड भी करते हैं कि आप लोकल कोई अगर जोधपुर का है तो वहां पे आगे के ट्रीटमेंट ले ले। एक अनार और 100 बीमार वाली बात तो आपने सुनी हुई है, वो चीज आती है हम लोग को। हम लोग स्ट्रेटिफाई करते हैं प्रायोरिटीज बेस्ड अपॉन ट्रीटमेंट। किसी को कैंसर अगर है तो कैंसर वाले पेशेंट को हम प्रायोरिटी देते हैं। हम जो डेट देते हैं, डेट हमने दी एक सिंपल सर्जरी के लिए। सिंपल सर्जरी तो नहीं होती हमारे यहाँ, लेकिन सर्जरी जो वेट कर सकती है। अचानक कैंसर का पेशेंट आ गया, किडनी फेलियर का आ गया, तो फिर वो वेटिंग लिस्ट हमारी फिर पीछे और चल जाती है। एक प्रैक्टिकल सिनेरियो है जो उसको हम लोग जूझते हैं, बट समझते भी हैं लोग। इस चीज को हम समझाने की कोशिश करते हैं। मेडिकल एजुकेशन के बारे में जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। नहीं, वो क्योंकि सवाल इसलिए भी अहम है और मैं अभी पूछ लेती हूँ सर, क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट्स जो अब जिस तरीके से तैयार हो रहे हैं, आपने कहा एनईईटी को लेकर, मेडिकल के स्टूडेंट्स, क्योंकि हम देख रहे हैं सर कि लोग विदेशों को ज्यादा चुनते हैं जब भी व्हेन इट इज अबाउट मेडिकल एजुकेशन और इट इज अबाउट इंजीनियरिंग और अदर देन सिविल सर्विसेज। तो एजुकेशन को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग एम्स बना रहा है, आपका योगदान कैसे है और कैसे हम कह सकते हैं दुनिया को, जब हम कहेंगे कि इकोनॉमी के पायदान पे भारत तीसरे नंबर पर पहुंचा है, तो उसमें हेल्थ का सबसे बड़ा योगदान। ठीक, मैं एम्स और साथ में रेस्ट ऑफ द कंट्री के बारे में भी थोड़ा सा बताता चलूंगा साथ में। तो एक तो ये है कि एम्स में 50 से ज्यादा स्पेशलिटीज हैं। हम एमबीबीएस कोर्स भी कराते हैं, साथ में पीजी एमएसएमडी जिसे कहते हैं, एमसीएच जो डॉक्टरेट्स होती हैं, और पीएचडी भी, कुछ फेलोशिप्स भी कराते हैं हम लोग। तरह तरह के प्रोग्राम है, स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम है, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है, और इन प्रोग्राम के लिए हमारी एक नियत तरीका है। इनके सिलेक्शन नीट राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के थ्रू होते हैं, जो भी मैं देखता हूं। तो अब ये प्रश्न आता है कि स्पेशलिस्ट हमारी कंट्री में अगर कम है कि पर्याप्त हैं। हमें 15 लाख स्पेशलिस्ट की डेफिसिट हमारी कंट्री में है और आज की डेट में हम सिर्फ 65,000 स्पेशलिस्ट पर ईयर बना पा रहे हैं। आप इमेजिन कर सकती हैं गैप कितना बड़ा है। इस चीज का संज्ञान हमारी करंट सरकार ने बहुत लिया और इस पे कुछ काम किए। पिछले कुछ वर्षों में हमारी एमबीबीएस की सीट्स बढ़ के 55,000 से 1,10,000 हो चुकी हैं। ये एक अप्रत्याशित तेजी है, उसके लिए बहुत नए आयाम कदम लिए उन्होंने। इसके लिए हम नेचुरली वी हैव टू बी ग्रेटफुल टू आवर करंट गवर्नमेंट। दूसरी चीज है कि एमबीबीएस का कोर्स एक डिनोमिनेटर होता है, एमबीबीएस के बाद ही पीजी कर सकता है। अगर एमबीबीएस के छात्र कम होंगे तो पीजी की संख्या कैसे बढ़ेगी? तो ये दो एस्पेक्ट हुए एमबीबीएस की सीट बढ़ाने का। एक तो माध्यम ये था, दूसरा हमारे जो करंट मंत्री जी हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, जब राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने अच्छा जाहिर करी कि हम प्राइवेट अस्पतालों में भी एमबीबीएस शुरू करना चाहते हैं, तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई मंत्रालय में और जो हॉस्पिटल 400 से ज्यादा बेड वाले कंट्री में हैं उनके सीईओज को बुलाया, क्योंकि बड़े अस्पताल में ही एमबीबीएस हो सकता है। हमने एक ट्राइपार्टाइट अरेंजमेंट का प्रस्ताव रखा। उन्होंने हम लोगों से कहा कि आप प्रेजेंट करें और पूरे समय बैठे रहे। उन्होंने सबसे कहा एमबीबीएस का कोर्स प्राइवेट अस्पतालों में हो सकता है। प्राइवेट अस्पतालों में जो कमी है वो प्री और पैराक्लिनिकल पार्ट की होती है, क्लिनिकल बहुत अच्छा होता है। हमने इसके बीड़ा उठाया है कि हम ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट करके मेडिकल कॉलेजेस के साथ और प्राइवेट अस्पतालों में प्लस नेशनल बोर्ड मिलकर ये काम शुरू करेगा। ये पद्धति अमेरिका में बहुत पॉपुलर है। वहां के सारे एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेजेस में होते हैं और जहां महंगी हो जाती है पढ़ाई, जो कि अमेरिका में है, वो कैरिबियन कंट्री चली जाती हैं।
तो कॉलेज प्री एंड पैरा क्लिनिकल करते हैं कैरिबियन कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में, क्लिनिकल रोटेशन आके अमेरिका में करते हैं। ये मॉडल हमारी कंट्री में भी कुछ लोगों ने शुरू करा है। हम उसको सरकार के माध्यम से शुरू करेंगे, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव मॉडल है, करोड़ों रुपए ले लेते हैं। हम बहुत कम पैसे में शुरू करना चाह रहे हैं। इसके लिए डॉक्टर मनसुख मांडविया जी आज शाम को आएंगे, हमसे बात करिएगा। तो ये हम लोग कर रहे हैं, एक पार्ट तो ये हो गया। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास देश में स्पेशलिस्ट की कमी है टू द ट्यून ऑफ 15 लाख। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के पास 1300 अस्पताल हैं जो हम एक्रेडिट करते हैं। इसमें 13,000 पीजी सीट्स पर ईयर हम दे रहे हैं। और हमने ये कैलकुलेट करा, क्योंकि नीति आयोग के डॉक्टर पॉल ने कहा कि डॉक्टर साहब आपने 4,500 पीजी सीट्स पर ईयर से 13,000 पे चले गए 3-4 साल में, इस मॉडल को 25,000 कर दीजिए। हमने ड्राइंग बोर्ड पे देखा कि कैसे संभव है। तो हमने आंकड़े लोकसभा के देखे, हमारे पास 70,000 हॉस्पिटल्स हैं कंट्री में, और अगर हम 10% हॉस्पिटल टैप कर दें तो 7,000 हो जाएंगे। तो 1300 अस्पताल में अगर हम 13,000 सीट दे रहे हैं तो 7,000 में 75,000 सीट हो गई। तो हम करीब 2 लाख सीट पर ईयर देने की दिशा में चल चुके हैं। अभी 28 जून को डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने इस प्रोग्राम को ऑलरेडी फ्लैग कर दिया। ये हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। हम अस्पतालों को अप्रोच कर रहे हैं कि प्लीज कम एंड जॉइंट एक्रेडिटेशन स्कीम कहलाती है। इसकी विस्तार में और बता सकता हूं, बट एक संक्षेप में नंबर, टाइप ऑफ स्टडीज और किससे नंबर बढ़ाया जाए और किस तरह से हम स्पेशलिटीज चूज करते हैं, ये भी मैं बताऊंगा जब भी आप समय देंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम स्वास्थ्य के माध्यम से ही लोगों तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें लोग हमारे करीब आते हैं। मनु जी, अगला सवाल आपसे है मेरा। हम लोग पत्रकार लोग हैं, जब भी पार्लियामेंट के आसपास होते थे, मुझे याद है कि हमारा हाथ भी कट जाता था तो हम सोचते थे आरएमएल पास में, चले वहां चले जाते हैं। आप कैसे सेवाएं दे रहे हैं लोगों को, क्योंकि मुझे लगता है कि इकोनॉमिकली भी और रीच आउट के माध्यम से भी आरएमएल अस्पताल बहुत अच्छा माना जाता है। लोग बहुत जल्दी वहां पर पहुंच जाते हैं और सेवाएं बहुत जल्दी दी जाती हैं। तो कैसे इसे और आप डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल देश के बिल्कुल राजधानी के सेंटर में स्थित है। 1932 में आरएमएल हॉस्पिटल बना था, केवल 50 नर्सिंग होम के रूप में। आज की तारीख में 1532 बेड के साथ ये अस्पताल लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। लोगों की भीड़ देख करके आप समझ सकते हैं कि लोगों को इस अस्पताल में विश्वास है, इस अस्पताल के डॉक्टरों पे भरोसा है, और डॉक्टर भी अपने सारी तकलीफ़ों के बावजूद वो चाहते हैं कि हर एक मरीजों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिले, उनको सम्मान के साथ, और उनको वैसी ही सुविधाएं मिलें जो एक मरीज एक्सपेक्ट करता है किसी भी अच्छे अस्पताल में। वो हम देने की पूरी भरसक कोशिश करते हैं। मरीजों की तमाम बीमारियों का इलाज अस्पताल में होती है। कुछ बीमारियां हैं जिसकी सुविधा हमारे अस्पताल में नहीं थी, तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने हमें अनुमति दी कि एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक अलग से बनाया जाए जी। इसके लिए 606 बेड का एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल निकट भविष्य में बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें रेडियोथेरेपी की, केमोथेरेपी की विशेष सुविधा रहेगी, ऑन्को सर्जरी की और ट्रांसप्लांट सर्जरी की सुविधाएं और भी विकसित की जाएगी। रोबोटिक सर्जरी की सुविधा भी होगी, और ये निकट भविष्य में ये हमारे अस्पताल को काफ़ी एक उसकी जो कमी थी वो काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी। एक और बात कहना चाहूँगा कि हमारा अस्पताल पूरे देश में एक इकलौता ऐसा अस्पताल है जिन्होंने एक पहल की कि ट्रांसजेंडर लोगों को बिल्कुल अपनी झिझक हटा करके और पूरी सहूलियत के साथ एक अलग से ओपीडी मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है। जो बिल्कुल इस 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे हमारे माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब के उनकी सलाह से हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब ने इस सुविधा का उद्घाटन किया, और आपको जानकर खुशी होगी कि पहले ही ओपीडी में 25 लोगों ने आकर के इस सुविधा का उपयोग किया, और उनकी जो फीडबैक थी वो हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात थी। और हम सब भी बहुत खुश हैं
मिस्टर झा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है। बदलाव के लिए मुझे लगता है शुरुआत कहीं से तो होनी चाहिए, और कहते भी हैं कि कहीं पहुंचना हो तो कहीं से निकलना बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इसके लिए, बहुत बड़ा काम है। मैं चाहूंगी आप तालियां जरूर बजाएं, क्योंकि देश बदल रहा है, हम बदल रहे हैं, और अगर मिस्टर झा जैसे लोग ना हो और इस तरह का अस्पताल ना हो तो हम अपने देश को बदल नहीं पाएंगे। अनिल जी, अगला सवाल आपसे है। जब भी ऑर्गन डोनेशन का जिक्र होता है या ट्रांसप्लांट का जिक्र होता है, लोगों के अंदर डर बहुत ज्यादा होता है, और आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी हाउस हेल्प है, उन्होंने भी 2 दिन पहले मुझसे पूछा कि किडनी ट्रांसप्लांट कैसे होता है और क्या हमें देना पड़ता है। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमने यही सुना है, जब भी ट्रांसप्लांट होता है तो आपको वो ऑर्गन समहाउ और अदर डोनेट करना पड़ता है किसी के माध्यम से, और तभी ये ट्रांसप्लांट हो पाता है। तो क्या ऐसा ही है या कुछ अलग है? देखिए, ट्रांसप्लांट 2 तरह से, डोनेशन 2 तरह से होता है। एक तो लिविंग डोनर होता है, जिसमें कि एक कोई भी परिवार का सदस्य, कोई जानकार उसका, तो वो एक ऑथराइजेशन कमेटी के थ्रू परिवार का सदस्य है, तो कोई ज्यादा स्क्रूटिनी नहीं होती। तो उसमें या तो एक किडनी दी जा सकती है, पार्ट ऑफ लिवर दिया जा सकता है। लेकिन ऑर्गन डोनेशन जो हम बात करते हैं, मेनली जो अपनी मृत्यु के उपरांत अंग दान करते हैं, तो एक व्यक्ति मृत्यु के उपरांत लगभग 8 से 9 लोगों की जान बचा सकता है। 2 किडनी, 1 लीवर, 2 लंग्स, 1 इंटेस्टाइन, 1 हार्ट, पैनक्रियास, तो ये जो जीवनदायी अंग है, इन सबको दान करके वो बहुत लोगों की जान, और इसके अलावा टिश्यूज हैं, कॉर्निया है, आपके बोन्स हैं, स्किन है, इन सब के दान से भी बहुत ज्यादा आप लोगों की जो एक उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं। तो जिसको भी अंग की जरूरत है, वो नोटो ने ऑथराइज किए हुए हॉस्पिटल्स, और उनको सबको यूजर आईडी पासवर्ड दिए गए हैं। तो जिस अस्पताल में इलाज करा रहे हैं वो ही आपका रजिस्ट्रेशन कराएंगे, एक यूनिक आईडी आपको मिल जाएगा, और फिर आपका नाम वेटिंग लिस्ट में शामिल हो जाएगा। तो जब भी अंगदान होगा एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के माध्यम से, और ये अभी फिलहाल आयुष्मान भव इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ने शुरू किया है, 13 सितंबर को हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने मतलब उसको लॉन्च किया, और उसके अंदर अंगदान की जो प्लेजिंग की ड्राइव है, बहुत पूरे जोर शोर से पूरे कंट्री में चल रही है, जिसमें और दूसरे इनिशिएटिव भी हैं। तो वो भी, उसमें भी लोगों को प्लेज के लिए आगे आना चाहिए, और आप अपने परिवारजनों सबको बताएं और प्लेज के लिए प्रेरित करें। तो वो वेबसाइट है। तो ये बहुत बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, क्योंकि हम सबके जान पहचान में कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जिनको इन सुविधाओं की जरूरत होती है, लेकिन माध्यम पता नहीं होता है। तो ये प्लेज के लिए जो वेबसाइट है, मैं वो वेबसाइट बता देता हूं, noto.abdm.gov.in। इस वेबसाइट पे जाकर के जो भी लोग अंगदान करना चाहते हैं वो उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। उनको एक आधार नंबर चाहिए होगा, अपना मोबाइल चाहिए होगा जो आधार से लिंक्ड है। तो बहुत लोगों ने पिछले कुछ दिनों में ही 9 से 10 हजार लोग प्लेज कर चुके हैं, आधार लिंक प्लेज जो है। तो ये सभी लोग प्लेज के लिए आगे आएं, और एक हमारा 24/7 कॉल सेंटर भी है। किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत है, अंगदान करवाना हो, कोई जानकारी लेनी हो, वो नंबर भी मैं यहाँ अनाउंस कर देता हूँ, 1800-114770। तो ये नोटो का हेल्पलाइन नंबर भी 24 घंटे शुरू रहता है, मतलब चलता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिन लोगों की इसकी जरूरत है और जिनको नहीं भी है वो भी करके रखें, क्योंकि हर पल इस वक्त बदल रहा है, और जैसा कि मैंने कहा, हेल्थ इज वेल्थ, इस बात को हम सब शायद कोरोना के बाद समझ भी गए हैं। एक आखिरी सवाल आप सभी से, लेकिन बहुत संक्षिप्त में उत्तर दीजिएगा, क्योंकि टाइम सबका मेरे पास कॉल आ चुका है। सबसे पहले मिस्टर वाजपेयी, आपसे सवाल मेरा, हम स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे इकोनॉमिकल बनाएं? एम्स क्या कर रहा है इस दिशा में? संक्षिप्त में एक उत्तर। देखिए, ऑलरेडी एम्स इज अ पब्लिक फंडेड हॉस्पिटल, और आधे डॉलर के से ही सारे ट्रीटमेंट बेस्ट से बेस्ट हो सकता है, जहां तक कॉस्ट की बात है। दूसरी चीज है, हम टेस्टिंग में 300-400 रुपए के कुछ टेस्ट कराते थे पहले, जैसे अल्ट्रासाउंड 300 रुपए में हो जाता था। हम लोगों ने रियलाइज किया कि इससे पेशेंट को लाइन लगा के डेट लेने में ज्यादा टाइम हो रही थी, पैसे देने में टाइम लगता था, हमने फ्री कर दिया उसको। उसके अलावा फिर हम लोगों ने जो सवेरे से शाम तक अब जो टाइमिंग थे सीटी स्कैन, MRI और टेस्ट के, वो बढ़ा दिए। तो मुझे लगता है कि पेशेंट फिर बाहर कहीं नहीं जाएगा, ही विल कम हियर। तो अगर संक्षेप में बताना है तो कॉस्ट कम तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, चल ही रहे हैं। लेकिन सर टाइम की पाबंदी की प्रॉब्लम बड़ी होती है हाँ, इसके साथ। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण चीज जो कि चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे 15 से 20% डॉक्टर्स बाहर चले जाते हैं। ठीक है। और चूंकि अब हम विकसित इकोनॉमी में गिने जाते हैं, बिकॉज वैक्सीन टू वैक्सीनेशन का जो हमने काम किया है, वी आर नाउ इन डेवलप्ड इकोनॉमी मानी जाती है हमारी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में खास तौर से।
तो ये संख्या बढ़ जाएगी। जी। प्रोजेक्टेड इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ ऑन ग्लोबल इकोनॉमी That is going to 2040 का $12 ट्रिलियन है। Yes, yes. और आप समझ सकते हैं कि कितने डॉक्टर चले जाएंगे। तो बिल्कुल। उसके लिए हमने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन जब आप टाइम देंगे तब बताएंगे। सराहनीय Thank है, you. बहुत सराहनीय है। मिस्टर झा, आपसे इसका मैं उत्तर चाहूंगी, क्योंकि आरएमएल जितना मुझे पता है गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है, तो उस सुविधा को कैसे थोड़ा और अच्छा किया जा सकता है और क्या कर रहे हैं आप संक्षिप्त में? जहाँ तक मरीजों को पैसे देने की बात जी। है, हमारे अस्पताल में उनका रहने का, उनका खाने का, उनकी दवाइयों का कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है, एक्सेप्ट जो हमारे पास प्राइवेट रूम की सुविधा है, उसमें भी जो सीजीएचएस के बेनिफिशियरी हैं उनके लिए सब कुछ फ्री है जी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी खर्चे पे उसमें सुविधा उठाना चाहता है तो एक नॉमिनल पे देना पड़ता है। जी। अदरवाइज हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट है और किसी भी तरह का उन्हें पेमेंट नहीं करना पड़ता। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और आपके उत्कृष्ट योगदान के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।